की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भजनलाल आज समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक होनी है और दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग की भी समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं शाम 4:30 बजे इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो समीक्षा बैठक का आज और जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ताबड़तोड़ प्रस्तावित कार्यक्रम आज का आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। समीक्षा बैठक आज सीएम भजनलाल करेंगे। 3 बजे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आज सीएम लेने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, शाम 4:30 बजे इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में भी जो है सीएम शामिल होंगे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दोपहर 12 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल लेने वाले हैं। तो शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि 9, 10, 11 तारीख को इन्वेस्टर समिट है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। समीक्षा बैठक का दौर, क्या जानकारी रोशन? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज कई जो कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर राजस्व विभाग की जो समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद में दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग की जो स्कूलों से जो जुड़े हुए जो कहा जा सकता है जो बिंदु हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उसी के बाद में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो सबमिट होने जा रही है 9, 10, 11 दिसंबर में, उसको लेकर जो प्री कहा जा सकता है कि प्री सबमिट है, उसका आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो विभागों की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में आज जो पर्यटन विभाग है इसकी ओर से होटल ललित में जो प्री इन्वेस्टमेंट जो सबमिट है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तैयारियों जो इन्वेस्टर्स हैं, रुकने के इन्वेस्टर्स के ठहरने की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इन सब को लेकर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद रिव्यू करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों से 1 to 1 जो है वो संवाद करेंगे। किस तरीके का ये जो पूरा आयोजन रहने वाला है, देखिए पूरा ग्लोबली कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट समिट है, जिसमें जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान आएंगे, जयपुर आएंगे। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं ये भी बड़ी खबर जयपुर से ही है, जहां 155 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए हैं। भोपाल सिंह भाटी को जो है एसपी आमेर और जयपुर कमिश्नरेट शिव रतन गोदारा को एसपी शास्त्री नगर, जयपुर कमिश्नरेट हेमंत शर्मा को आपको बता दें कि एसीपी बगरू जयपुर बनाया गया है। वहीं पर पीयूष कविया को एसीपी माणक चौक जयपुर बनाया गया। वहीं उमेश निठारवाल को उपाधीक्षक जेडीए जयपुर घोषित किया गया है। वहीं अनिल शर्मा की बात करें तो सीओ नदबाई भरतपुर, और वहीं संजय शर्मा को सहायक कमांडेंट के तौर पर ये जो पोस्ट है अब वो सौंपी गई है। तो 3री बटालियन आरएसी बीकानेर भेजा पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने जो है ये तबादला सूची जारी की है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो सूची आप देख रहे हैं 155 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले की ये सूची जारी कर दी गई है। तो 155 पुलिस उपाध्यक्षों के ये तबादले सूची की पूरी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह लड़ाई तारीखों के मान सम्मान की है। और चलिए, एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट की बारी है। दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पार्टियों को सत्ता में फिर से वापसी का दौर आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाओ। करेक्ट, अभी जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं 8 बज चुके हैं। ईवीएम थोड़ी देर बाद खुलेगा, लेकिन इसके पहले पोस्टल बैलेट जरूर खुल गया होगा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से मतों की गिनती होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आज हम आपको दिखाएंगे। तो पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से मतों की गिनती होगी, लेकिन इसके पहले जो पोस्टल बैलेट में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है।
पोस्टल बैलेट का पिटारा खुल चुका है और इसके बाद मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पोस्टल बैलेट की गिनती जब जैसे ही खत्म होगी वैसे ही ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद लगभग दोपहर 12-1 बजे तक जब सूरज सर के ऊपर चढ़ेगा उसके बाद से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर किसका होगा राज तिलक, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए 8:01 हो चुका है। 8 बजे का समय बताया गया जब जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो 90 सीटों पर जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। तस्वीरें जो सामने देखने को मिली थी, बड़े कद्दावर नेता चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे और जीत का दावा करते हुए दिखे थे। अब जो है 12-1 बजे तक जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे सबसे पहले न्यूज 18 पर हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरें भी साफ होती चली जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद किसकी सरकार होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल अपडेट ये है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के जरिए वोटों की गिनती शुरू हो रही है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि माहौल किसी भी तरीके से ना खराब किया जा सके। देखना होगा 10 साल के बाद सत्ता संघर्ष के लिए जो जूझ रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस के गठबंधन इस बार सफलतापूर्वक इस जो बार है उसको क्या क्रॉस कर पाती है, या फिर 2014 में जो सत्ता में थी पीडीपी और बीजेपी, क्या इस बार बीजेपी अकेले दम पर जो चुनाव लड़ रही है वो इस बार सरकार बनाती है, पुनर्गठित होती है सरकार या फिर नहीं। वहीं हरियाणा की भी हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहीं जेजेपी प्लस और आईएलडी बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। देखना है कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। बिल्कुल, और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे रुझान निकल करके सामने आएंगे। आपको बता दें कि कार्यवाहक सीएम सैनी जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आए। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर सीएम सैनी ने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जम करके कटाक्ष किया। आपको बता दें एक और तस्वीर निकल करके सामने आई जब सीएम नायब सैनी ने शिवालय में जाकर के जलाभिषेक किया, यानी कि पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। अब खलबली मच चुकी है उम्मीदवारों में भी, क्योंकि 8 बजे का समय बताया गया था जब काउंटिंग शुरू की प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। और देखिए 8:04 हो चुके हैं। थोड़ी ही समय का इंतजार करना होगा, यानी कि 12-1 बजे तक रुझान साफ हो जाएंगे। न्यूज 18 सबसे पहले आपको सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। और इसके पहले जहां पर हरियाणा में आपने देखा, वहीं रविंद्र रैना की भी हमने तस्वीर दिखाई थी जहां पर वो हवन पूजन करते हुए नजर आए थे। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, और सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस। और दोनों के बीच में ही जबरदस्त फाइटर रीजनल पार्टी जरूर होती है आयुषी स्टेट असेंबली, लेकिन इस बीच में स्टेट असेंबली में रीजनल पार्टियों का खासा दबदबा होड़ माना जाता है। तो सबसे पहले आयुषी, अपूर्वा जी की तरफ रुख कर लेते हैं। अपूर्वा जी, क्या लगता है हरियाणा में, क्योंकि तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, सीएम सैनी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार हम दोबारा से जन सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जनता का जो जनादेश है वो कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आने वाला है। और जो विकास की गंगा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बही है, जिस प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाओं से हरियाणा वासी लाभान्वित हुए हैं, उसके लिए हरियाणा वासियों ने अपना मैंडेट पहले ही दे चुका है, जो आज हम सबके समक्ष आने वाला है। लेकिन पूर्वा जी, जो एग्जिट पोल है वो अगर एग्जैक्ट पोल कथनी और करनी में दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है सीबी यादव, क्योंकि एग्जिट पोल में नतीजे कुछ और दिखा रहे हैं। हरियाणा में क्लीन स्वीप कांग्रेस कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मजबूती भी दिखाई पड़ी है जम्मू कश्मीर में। सीबी यादव जी, वैसे एग्जिट पोल पे कांग्रेस पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, न हम उस पर कोई दावे कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में और जे.एंड.के में कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की केवल सरकार नहीं बन रही बल्कि आंधी आ रही है। और ऐसी आंधी आ रही है जिसमें कई तिलिस्म टूटने वाले हैं, कई सबक मिलने वाले हैं। पहला सबक बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो ये पर्ची से सरकार बनाते हैं
खट्टर साहब को भेजा है। इस तरह से ये पर्ची से सरकार बना के नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाही का स्वरूप इस देश में डेवलप करना चाहते थे। अपने फॉलोअर्स को गद्दियों पे, जनतंत्र को, लोकतंत्र को ठुकरा करके फॉलोअर्स को अपने गद्दियों पे बैठाना चाहते थे। इस तिलिस्म को, इस भ्रम को तोड़ देगी इस हरियाणा की जनता, और इस भ्रम को बिल्कुल तोड़ देगी। दूसरा तिलिस्म ये टूटने वाला है कि जो किसानों को आप कुछ भी कह देंगे और आप किसानों की जूती समझेंगे, तो ये किसान आपको बिल्कुल लोहे के चने चबा देगा और आपको ऐसी स्थिति याद दिला देगा कि अगर इस देश के भीतर किसान पर अंगुली उठाई तो आपकी स्थिति क्या होगी, वो हरियाणा में आज सबक मिलने वाला है। तीसरा सबक बहुत साफ और स्पष्ट है, वह है इस देश के संविधान पर जो हमला कर रहे हैं, इस देश की सामाजिक न्याय व्यवस्था पर जो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा और आरएसएस हमला कर रही है, उसको बरगलाने के तमाम प्रयास है, वो प्रयास विफल हो जाएंगे और वो जातियां जो सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस ने जिनको संरक्षण दिया है वो एकजुट होगी। चौथा सबक बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, हरियाणा में और जे&के में नरेंद्र मोदी जी की कहीं फोटो नहीं दिख रही है। जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का तिलिस्म ये पाल रखे थे और कि नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव लड़ते थे, राजस्थान में चुनाव में कहीं कोई चेहरा नहीं था, मोदी ही चेहरा था। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल गायब है और ये तिलिस्म टूट रहा है। इस देश की जनता भी इस चेहरे को समझ रही है। लेकिन सीबी यादव बड़ी कमोबेश बड़ी कश्मकश की स्थिति है कि एग्जिट पोल में जहां आप क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भी आप कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। आयुषी, आखिरी बात और बता देता हूं, आखिरी बात, एक पॉइंट और बता देता हूं। वो पॉइंट यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जो ईडी, सीबीआई अन्य से डरा हुआ था, वो डर से बाहर निकल गया। हम तो पहले ही निकल गए थे और मीडिया के लिए भी खुशखबरी है कि मीडिया भी जो एक जाल में फंस गया था और अपने आप को नहीं सर, मीडिया कहीं जाल में नहीं फंसा था। ऐसे करना चाहूंगी आपको बड़ी खबर आपको बता रहे, इस बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रुझान आना शुरू हो चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। हरियाणा में 8 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी आ गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू, और अभी अपडेट ये है कि हरियाणा में आपको बता दें जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के भी रुझान आने सामने हो चुके हैं। हरियाणा में 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, 3 पर बीजेपी। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 90 से 4 सीटें अभी आई और बीजेपी के खाते में 3 गई हैं, अदर्स के खाते में, यानी कि अभी तक जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट के जरिए जो मतगणना शुरू हुई है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरह से कोई भी यहाँ पर अभी जो गठबंधन की सरकार वहां पर बनाने की कोशिश करने की एक जो जद्दोजहद की गई थी, यहाँ पर अभी शून्य नजर आ रहा है। लेकिन खुशी की बात बीजेपी के लिए है अपूर्वा जी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 30 सीट, लेकिन वहीं अगर हम देखें पोस्टल बैलेट के जरिए हरियाणा में जोर का झटका 4 सीटें और कांग्रेस 9 पर। देखिए ये बहुत ही इनिशियल रुझान है, तो इन रुझानों के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि अभी सार्थक सिद्ध नहीं होगा। मगर जहां तक बात रही, अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने ये बात बोली कि मोदी जी कहीं भी पोस्टर्स पे नहीं थे या उनका चेहरा कहीं नहीं था। मुझे लगता है कि शायद प्रवक्ता महोदय राजस्थान में ही अपना दायित्व निर्वहन करते रह गए। हम तो जम्मू एंड कश्मीर जाकर आए हैं, मैंने वहाँ का माहौल देखा है, और जाने क्यों इनकी बात सुनकर मुझे एक गाना याद आ गया, बॉलीवुड का गाना था, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में, आंखों में जो सुरक्षा का भाव है, वहाँ के लोगों को जो 5 लाख रुपए का इलाज मिला आयुष्मान कार्ड से, वहाँ के लोग कहते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड बोलना नहीं आता, मगर वहाँ के लोग कहते हैं मोदी का कार्ड मिला है, जिस कार्ड को लेकर के हम जब अस्पताल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पैसा नहीं लेता। हमारे घर में हमारे खेत जो पहले बिक जाया करते थे, वो खेत आज सुरक्षित है। लोगों ने वहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा के बाद में, या कहते हैं जो किसानों को सहायता मिलती है उसके बाद में, लोग वहां कहते हैं कि हमारे खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। वरना पहले वो जमाना था कि बंदूकों से और बमों के धमाकों से और नीचे जो बंकर बनाए जाते थे उसकी वजह से हमारी भूमि बंजर हो रही थी। आज सुरक्षा का माहौल जो पिछले 10 वर्षों में वहां फैला है,
वो जम्मू एंड कश्मीर जिसको हमेशा यहाँ पे हमारी पार्टी ने तो अभिन्न अंग समझा, मगर पता नहीं क्यों जो कांग्रेस की सरकार रही उसने 70 साल तक उसके साथ भेदभाव किया, वहां अपनी राजनीति चलाई। वहां के लोग IIT, IIM और एम्स के लिए तरसते थे, अच्छे इलाज के लिए तरसते थे। वहां के बच्चे जब आज IIT में दाखिला लेते हैं, IIM की तैयारी कर रहे हैं, या वहां के लोग अपनी इलाज के लिए कोई बड़ी गंभीर बीमारी के लिए जब एम्स में जाते हैं, तो वो जो सुकून उनके चेहरे पर नजर आता है, वो जो भाव एक बड़े भ्राता का उनके नजर पर आता है, ये लोग तो पोस्टर ही देखते और तलाशते रह गए। और ये भी नहीं समझ पाए कि लोगों के दिल के अंदर मोदी ने घर बनाया है। मोदी वो चीज है जिसने उनके घर के अंदर जगह नहीं बनाई है, उनके दिल के अंदर जगह बनाई है, और जिसने दिल के अंदर जगह बना ली उसको निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, इसका रिएक्शन सीबी यादव जी से ले लेते हैं। सीबी यादव जी, अपूर्वा जी कह रही हैं कि मोदी जी ने लोगों के दिल में जगह बनाई है और उसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा। और एक चीज और कि क्या स्टेट असेंबली में स्टेट लीडर्स को ना आगे करके नेशनल फिगर्स को आगे करने का क्या एक डिसएडवांटेज यहां पर झेल सकती है सीबी यादव जी? पहली बात तो जो अपूर्वा जी ने की कि हम यहाँ बैठे हैं, मैं दोनों चुनावों में गया हूँ। हरियाणा में चुनाव में कुरुक्षेत्र की जिम्मेदारी थी और J&K में गया हूँ। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना बढ़िया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि लगभग आधी सीटों पर, कश्मीर में तो एक भी सीट नहीं है, वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो छोड़िए, झंडा नहीं मिलेगा आपको। ये हकीकत है इस चुनाव की। आप अगर 370 के दावे कर रहे थे ना, तो अपने कैंडिडेटों को लोकतंत्र में खड़ा करते ना, ये सच्चाई है। दूसरा जो बात आती है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक पोस्टर आप, अगर आपका टीवी चैनल है, आप दिखा दीजिए जहां केवल नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होता था, वहां एक पर्ची मुख्यमंत्री का, वो भी छोटा सा चेहरा। मुझे कहीं पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर नहीं आया। जी, आपको तो ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। चेहरे ना होने पर ऐतराज है, चेहरा लगा देते भाई, चेहरे पर नहीं, चेहरे नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सीधा और स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का जो तिलिस्म था, एक झूठ का पहाड़ था बनाया हुआ, वो तिलिस्म जनता के सामने टूट गया है। इस बात को और कोई समझा कि नहीं समझा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है और RSS भी समझ चुकी है इस बात को। दूसरी चीज है कि कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो 25 लाख का बीमा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, महिलाओं को 2000 रुपए महिला मुखियाओं को गारंटी के तौर पर दिया जा रहा है, 500 रुपए का सिलेंडर है, MSP की गारंटी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस पर विश्वास जनता ने जताया। वहां चुनाव जो था, अब आप देखिए चुनाव में लेवल प्लेइंग कहीं नहीं है। आज बीजेपी के पास पूरा का पूरा जो काले धन से, जो बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा इन्होंने एक पूरा भंडार किया है, उससे चुनाव लड़ते हैं। आप फील्ड में जाके देखेंगे तो बीजेपी के सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में बड़ा आरोप लगता है, और साथ में इलेक्शन कमीशन और चुनाव लड़ता है इनके साथ में। उसके बीच जनता जो उग चुकी है, और जनता जो है अब इतना तगड़ा जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि इस आंधी के भीतर केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की नहीं है, महाराष्ट्र भी उड़ रहा है, झारखंड भी उड़ रहा है। और अपूर्वा सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अपूर्वा सिंह जी, आपसे ये सवाल, जिस हिसाब से सीबी यादव जी कई तरीके की बातें कह रहे हैं, क्या कुछ आप इस पर रिएक्शन देना चाहेंगी? वो तो आपसे जवाब मिलेंगे ही, साथ ही अगर हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या वो आपको लगता है एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? क्योंकि हरियाणा में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। अब जो है कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज हो गई है कि सीएम कौन होगा। आपके तरफ से तमाम तरीके के बड़े दावे जो है कद्दावर नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा के जो वासी हैं, हरियाणा की जो जनता है, वो बहुत समझदार जनता है। हरियाणा का एक अलग सा टेम्परामेंट रहा है। हरियाणा ने हमेशा असेंबली पोल्स में उसी पार्टी को अपना मैंडेट दिया है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है। और ये आज से नहीं, अगर मैं डिकेड्स पहले से जाऊं, 25-30 वर्षों से वहां का यही ट्रेंड चल रहा है। जब 2004 से 14 वहां पे यूपीए गवर्नमेंट थी, तब आप देखिए प्योरली वहां पे कांग्रेस का मैंडेट था। और जब 2014 के बाद में वहां पर केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार आई, तब से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है। जहां तक कि दूसरी बात यह रही कि हरियाणा के जो वासी हैं, उन लोगों के अंदर कह रहे हैं कि साहब एग्जिट पोल्स इस तरीके से कह रहे थे। एग्जिट पोल्स का एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है बेस था, वो ये था कि वहां पे हम किसान, पहलवान और इनकी बातें, जवान की बातें किया करते थे। मगर हमें यह भी जानने की बहुत आवश्यकता होगी कि इन्हीं मुद्दों के बाद में हम लोकसभा का इलेक्शन भी फाइट करके आए, और वहां पे हम अभी भी 50% मैंडेट पर हैं। 10 में से 5 सीटें हमारे ही पास में है। तो अगर वो नाराजगी होती, उस तरह की नाराजगी होती, तो हमें लोकसभा के इलेक्शन
इलेक्शंस में भी देखने को मिलती। इसके अलावा मैं एक बात का और जवाब देना चाहूंगी। सीबी यादव जी ने यहाँ पे कहा कि घाटी के अंदर तो बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिला खड़ा करने के लिए। तो मुझे लगता है यादव जी को देखना चाहिए कि घाटी की जो सीटें थी उसमें 19 सीटों पर हमने लोग खड़े किए हैं, मगर एक मिनट सीबी यादव जी बीच में मत बोलिए वरना आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं आपके बारे में बीच में नहीं बोली थी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मगर घाटी के अंदर की जो स्थिति है वो ये है कि घाटी के अंदर जब से देश आजाद हुआ तब से आप देखिए कुछ 2-3 परिवारों का ही वहां पे वर्चस्व चलता था। एक आम आदमी को लोकतंत्र के अंदर भूमिका क्या होती है ये निभाने के लिए कभी किसी पार्टी ने स्पेस या जगह दी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के ऊपर इतनी गहरी आस्था है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां की लोकल लीडरशिप को फ्लरिश करने का, वहां के लोकल जो लोग हैं जिनका वहां पे 1-2 सीटों पर वर्चस्व है, उन लोगों को लोकतंत्र की शैली के अंदर, लोकतंत्र की इस मंदिर के अंदर आकर के बैठ करके और अपने क्षेत्र विशेष के मुद्दे वो किस प्रकार से रख पाए, उस आस्था के तहत वहां की लीडरशिप को फ्लरिश किया गया है। तो ये मेरे को लगता है ये एक बहुत ही अनोखी चीज है। आज से पहले जो वहां खड़े होने, ठीक है, एक मिनट रोकना चाहेंगे। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त बता रहे, कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से सीएम नायब सैनी आगे चल रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अपडेट भी आया था कि सीएम नायब सैनी सुबह सुबह जो है पहुंचे थे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए और उसी दौरान उन्होंने कहा था, बड़े दावे उनके तरफ से किए गए कि इस बार बीजेपी जीतने जा रही है। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से सीएम नायब सैनी जो है आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि 35 सीटों पर लगभग एक तरह से देखिए कि वोटिंग काउंटिंग शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट के जरिए। हरियाणा में कांग्रेस 21 सीटों पर नजर आगे आ रही है, वहीं बीजेपी 11 पर, जेजेपी वहीं पर घाटा उसका नहीं खोल पाया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का, जो कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ इस बार मजबूती से कदम ताल मिलाते हुए आगे चल रही है 14 सीटों पर। तो वहीं बीजेपी भी कम नहीं है, 12 सीटों पर बीजेपी भी नजर आ रही है। पीडीपी 1 और वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहां पर हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे हैं। वहीं लाडवा से आप देखिए कि नायब सिंह सैनी भी आगे हैं। जयप्रकाश राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हम जयप्रकाश जी के पास बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपूर्वा जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि अपूर्वा जी आप घाटी की बात कर रही थी, तो भाग्य उदय होगा, क्योंकि घाटी हमेशा घाटा का ऐसा ना हो कि बाधा रहे, क्योंकि 1987 से आपकी ऐसी पार्टी थी 2 सीटों पर जहां पर लीड करती हुई और 2014 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ही बीजेपी नजर आई थी। 25 सीटें थी उस समय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने नेशनल यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि गठबंधन ज्यादा नहीं चल पाया। 2014 में पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया, उसका भी स्वाद ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। कश्मीरी पंडित जैसे मुद्दे हो गए, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फायदा आपने उठाया, ये तमाम, या गुज्जर बकरवाल या वाल्मीकि समाज को आगे करने की बात कही। घाटी एक ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा लॉस फैक्टर बीजेपी के लिए वहां पर बनता हुआ नजर आए। अपूर्वा जी देखिए, घाटी का लॉस फैक्टर मुझे नहीं पता आप लोग क्यों आकलन कर रहे हैं, मगर मैं वहां गई हूं और मैं आपको बता सकती हूं कि वहां की जो कम्युनिटी है, आप देखिए ना, अब 70 सालों का आप इतिहास उठा करके देखिए और देखिए कि कितने लोग वहां पे वोटिंग परसेंटेज कितनी रहा करती थी। जिन इलाकों में वोटिंग परसेंट 20 से 30% से ऊपर कभी नहीं गई, वहां इस बार 60 से 70% के बीच में वोटिंग परसेंटेज है, जिससे से पता चलता है कि आवाम किसकी तरफ है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का केवल एक तरीका, एक ही वो नहीं है मकसद की ठीक है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो किसी एक विशेष कम्युनिटी ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया। लोगों के घरों तक योजनाएं पहुंची है, लोगों के घरों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा पहुंचा है, लोगों के घर बनने शुरू हुए। मैं कह रही हूं ना, घाटी में लोग कहा करते थे आज तक हमने केवल घरों को बर्बाद होते हुए और उजड़ते हुए देखा है, पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने 10 वर्षों के अंदर घर बनाने के ऊपर फोकस किया है। ठीक है अपूर्वा जी, लौटेंगे आपके पास और उसके बाद भी